तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से रिटर्न ऑफ द बैचलर के न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। वो लोग एक जगह पे आ जाते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं ये एक्सट्रीमली ट्रबल सम है। सूरिन हमारे एमसी से कहती है कि सोचिए इतने सारे चौराहे होंगे, आपका क्या सोचना है, हमें क्या करना चाहिए टीचर। तो हमारा एमसी कहता है कि वैसे भी ये दोनों में से एक ही होगा, अलग अलग एक साथ जाओ, क्योंकि बर्फ की लंबाई कम है इसलिए पूरी तरह से आगे बढ़ना भी ठीक नहीं होगा। तो सूरिन कहती है कि हाँ, मेरा भी यही मानना है। यति ह्यूमन की तरह अपने दिमाग और बनावटी रणनीतियों का यूज करने में एबल है। अगर हम जल्दबाजी में कोई गलती कर बैठते हैं तो प्रोबेबली इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि हम एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बहुत सारे नहीं हो सकते, इसलिए चलो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कि ये ठीक रहेगा टीचर। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ, ये बुरा आइडिया नहीं है, और अपने मन में सोच रहा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और ऑर्डर देना बहुत बहादुरी की बात है। एक यंग बच्चा जो अभी 20 साल का हुआ है उसके लिए एक भारी बोझ होगा, लेकिन उसके लिए डिसीजन लेना आसान है। एक बच्चा जिसे मैं कई मायनों में पसंद करता हूँ। और हमारा एमसी कहता है बाकी सभी से फिर मैं एक अलग ग्रुप का आयोजन करूंगा जिसमें मियोंग, वॉरियोंग एकेडमी के स्टूडेंट और नोबल फैमिली के 20 वॉरियर शामिल होंगे। चलो अब हम तुम लोगों का एक ग्रुप कहते हैं, बाकी लोग मेरे योजुन और नोबल फैमिली के बाकी सैनिकों के साथ रहेंगे 2 ग्रुप में। तो बच्चे भी कहते हैं कि डैम, जब मैं एकेडमी वापस आऊंगा तो सबसे पहले अपने आप को गर्म कंबल से ढक लूंगा। और दूसरा बंदा कहता है कि इस बार मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, मुझे गर्म सूप की याद आती है। तो एक बच्चा कहता है कि मैं इस बात से भी सहमत हूँ। हमारा एमसी सूरिन की तरफ देखता है और अपने मन में कह रहा होता है सूरिन है नॉर्थन सी में आने के बाद उसने कुछ भी नहीं कहा। जैसे कि मैंने सोचा था कि वो क्यूरियोसिटी थी। उसकी मदर किसी तरह की जमीन पर रहती थी, वो कैसी दिखती है और क्यों वो ऐसी जमीन पर वापस आई। उसके मन में बहुत सारे विचार होंगे। क्या वो अब सीक्रेट रूप से आगे बढ़ रहे हैं? हम उन्हें जल्दी देखेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। तो हमारा एमसी भी अपने मन में सोच रहा होता है ये फाइट इस बार बच्चों के लिए एक बड़ा झटका और एक्सपीरियंस होगा। अगर ये एक भयानक रूप वाला डेमन है, फिर भी इसकी उपस्थिति किसी न किसी रूप में ह्यूमन जैसी है। अगर वो बच्चे से लड़ेंगे तो प्रोबेबली वो उन भावनाओं से हिल जाएंगे जिनका वो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। सटीक रूप से कहें तो असासिन का अपरिचित और भयानक एक्सपीरियंस। ये प्रोबेबली लंबे समय तक उनकी रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया हमेशा तुम पर नजर रखती रहती है, क्योंकि वो ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। वो इस बार भी इसमें सफल होंगे। तभी बच्चे भी कह रहे होते हैं कि मॉन्स्टर आ रहे हैं। एक बंदा शॉट ले लेता है और कहता है कि यति आ रहे हैं, सभी लोग अपने जगह पर आ जाएं और बच्चों को बीच में बैठाएं। तो एक बच्चा भी कहता है कि फाइनली वो आ गया, और वो मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं बच्चों पर। हमारा एमसी भी ये सब देख रहा होता है चुपचाप। बच्चे बहुत आसानी से उन सभी से फाइट कर रहे होते हैं। बच्चे भी कह रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम इसे संभाल सकते हैं। सेन भी कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कहते हैं कि टीचर ये चीजें बर्फ की दीवार से नीचे उतर रही है। तो हमारा एमसी बैग से कुछ निकालता है और कहता है कि अब इसे ले लो, ये एक आयरन रॉड है। मैं सोच रहा था कि हम इसका यूज कभी नहीं करेंगे, लेकिन अब इसका यूज करने में कुछ भी गलत नहीं है। और बच्चे वो रॉड को ले लेते हैं। और हमारा एमसी कह रहा होता है लोहे की छड़ों का भार अपने हाथों पर उठाओ। अगर जब भी तुम अपने हाथों का यूज करते हो, या मैं चाहता हूँ कि तुम सभी अंत तक पूरी तरह से लड़ो। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है टीचर। और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर को उस रॉड से मारने लगते हैं। सुनियोग बहुत तेजी से मारता है और सभी लोग बहुत जोर जोर मारने लगते हैं और मॉन्स्टर का सफाया करने लगते हैं। और हमारा एमसी ये सब देख रहा होता है। और पीछे से तभी कोई कहता है कि इस समय हम सब ये क्या देख रहे हैं, आखिर ये बच्चे हैं कौन। सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद फूरिन हमारे एमसी से कहती है मैंने सुना था कि वॉरियम अकेडमी के स्टूडेंट मार्शल आर्ट में उल्लेखनीय रूप से स्किल्ड थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि ये सच में अद्भुत है। तो हमारे हमसे ये बात सुन के भी कहता है कि हाँ, ये राहत की बात है कि कोई भी पर्सन घायल नहीं हुआ है। तो सूरन कहती है कि हमारे ग्रुप में कुछ लोग हैं, लेकिन अगर ये केवल इतना ही है तो हमें इसे सुरक्षित रूप से आगे बढ़ना समझना चाहिए। अब हम सभी को एक आइस पैलेस में एंटर करने के अधिकार प्राप्त हो गया है। जल्द ही मार्गदर्शन करने वाले एक पर्सन होगा। तभी वो लोग को आवाज आती है कि आर्कड्यूक आइस पैलेस से कुछ लोग आए हैं। सूरन भी हमारे एमसी से कहती है तो फिर मैं पहले आगे बढ़ती हूँ। धीरे से जाने की तैयारी शुरू करते हैं हम लोग। अब हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है। और हमारा एमसी उसको देखते और अपने मन में कहता है हर किसी के एक्सप्रेशन अच्छे नहीं लगते हैं, फिर भी भले ये लड़ाई का एक महान विजय थी, लेकिन इसके पीछे का अर्थ इतना हल्का नहीं है। उन ह्यूमन यति को मारना सच में डिफिकल्ट होता। हमारा एमसी बच्चे से कहता है कि हम लोग आइस पैलेस तक पहुंच जाएंगे। फिर वो लोग आइस पैलेस के गेट पर होते हैं और हमारे एमसी से कुछ लोग कहते हैं आइस पैलेस में सभी लोग जिस प्लेस पर ठहरेंगे वो आइस किंग टावर होगा। अदरवाइज मूवमेंट के लिए कोई भी निश्चित प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप ये समझेंगे कि कुछ रेस्ट्रिक्शन एरिया में इंटर करने की इजाजत नहीं है, और जो लोग हमारे सेक्ट से या कार्यभार लेकर आए हैं वो टावर लॉर्ड को देख सकेंगे। और अब हम आपके
रूम तक आपको ले जाएंगे। और हमें बताया जाता है कि कुछ दिनों बाद युआंग हुआन जिन ने टावर लॉर्ड और आइस किंग से मुलाकात की और बातचीत की, और मैंने मौके का फायदा उठाया और केयरफुली सोरिन की माँ की तलाश में आगे बढ़ा। मैं पिछले कुछ दिनों से आसपास की हर जगह नजर रख रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जब मैं सोरिन से पूछा तो उसने कहा कि निश्चित रूप से नहीं जानती कि वो किस प्रकार की वॉरियर थी, क्योंकि उसके साथ एक आया और एक नौकरानी थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो डिफरेंट सिचुएशन में है। कल से शुरू करते हैं। वहाँ पे हमारा एमसी गायक होते हुए कहता है, क्या मुझे इंटरनल अफेयर में घुसपैठ करनी होगी? फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी कुछ लोग से कहता है कि क्या सिर्फ तुम लोग के साथ? तो सेन कहता है, हाँ, पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि हमें सिर्फ हिरासत में रखा गया है। ये हमें और ज्यादा उदास बना रहा है। तो हमारा एमसी ये बात सुनकर अपने मन में सोच रहा होता है कि ऑफ कोर्स अपनी पहली असासिन के विचारों से छुटकारा पाना जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो हमारा एमसी बच्चों से कहता है कि ये एक अच्छा आइडिया है, प्लीज सावधानी से चलो ताकि यहाँ रहने वाले को असुविधा ना हो, और तुम में से कोई भी परेशानी पैदा करने वाला काम ना करना, ठीक है ना? तो बच्चे भी बोलते हैं कि ठीक है टीचर। तो हमारा एमसी बोलता है तो लोग भी इस तरह से जी सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग बाहर टहल रहे होते हैं। तो सुनियो कहता है कि सोचो, लोग ऐसी दयनीय भूमि पर रह सकते हैं। तो सन कहता है कि अरे वहाँ देखो। दूसरा बच्चा पीछे से कहता है, क्या तुमने आइसक्रीम नाम की वो चीज देखी? मुझे लगता है कि इसे मुंह में डालते ही मुझे बहुत सर्दी लग जाएगी। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि ये मीठी है और इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो दूसरा वाला कहता है, तो फिर जाकर एक कोशिश करो, जब मैं कहूँ तो मुझे नहीं चाहिए तो मुझे पहले ही बता देना। योंग भी सूरिन से कहती है कि सूरिन ये कैसा है, क्या ये सुंदर नहीं है? तो वो लोग ब्रेसलेट को देखते हैं, लेकिन तभी वो लोग को आवाज आती है, उधर देखो महल के गेट खुल रहे हैं। तो वो लोग भाग के आने लगते हैं वहाँ पर। और हमें महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग वहाँ से आ रहे होते हैं घोड़े पर सवार होके। तो लोग कह रहे होते हैं कि हेवनली आइस वॉरियर क्वीन वापस आ गई है, लगता है कि इस बार भी शिकार सफल रहा है। चलो वैंकोट का इंतजार करते हैं। सेन भी कहता है कि ये सब शोर शराबा किस बात का है, ये सच में बहुत बेकार लोग रहते हैं यहाँ पर। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसको कहते हैं हेवनली आइस स्वॉर्ड ग्रुप। और इस लड़की के बारे में बताया जाता है, हेवनली आइस वॉरियर क्वीन बैग सीओ हिवांग, और ये बिल्कुल सोरिन जैसी दिख रही होती है। तो सेन कहता है कि आखिर ये देखने में इतने फैमिलियर क्यों लग रही है? तो सुनियो भी बोलता है कि मैं जानता हूँ, मुझे यकीन है कि हमने उसे कहीं ना कहीं तो देखा है। और हम देखते हैं कि सोरिन एकदम खामोश रहती है और गुस्से में रहती है, और उस लड़की तरफ देखते हुए कहती है कि मदर। तो गाइस ये इसकी मदर होती है। हमारा एमसी एक जगह खड़े होकर सोच रहा होता है, नॉर्थन सी आइस पैलेस के अंदर केंद्र में आइस लॉर्ड का पैलेस है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, इसलिए सिक्योरिटी भी स्ट्रिक्ट है। फिर हमारा एमसी अपने पावर को यूज करता है और वहाँ से गायब होते हुए कहता है, चलो फिर हम पहले टावर लॉर्ड ऑफिस की ओर चलते हैं। फिर हमारा एमसी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि आइस वॉरियर लॉर्ड, और हमें आइस वॉरियर लॉर्ड सुपीरियर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। और हमारा एमसी वहाँ आता है तो वहाँ एक सर्कल सामने होता है और कहता है कि ये, और उस सर्कल पे अपना हाथ रखता है और अपने पावर का यूज करता है, जिससे वहाँ गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगती है। और हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, उन्होंने क्या छुपाया था कि इस स्पेल का एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखे गए थे। अभी हमारा एमसी कुछ देख के एकदम हैरान होता है, और वहाँ पर एक ब्लैक टैग होता है। और हमारा एमसी कहता है, इसमें हेवन वर्ड शामिल है, ब्लैक हेवन क्लैन। मुझे यकीन है कि मैंने उन बॉस को अपने हाथों से मार डाला था, लेकिन इस आउटवर्ड नॉर्थन सी आइस कैपिटल में त्रिकोण के सबसे गहरे भाग के अंदर, जिसे आइस वॉरियर टावर कहा जाता है, ये सोचकर कि मैं ब्लैक हेवन सेट के चिन्ह खोज लूंगा। खैर क्योंकि ये काफी दूर है, इसलिए बर्फ कैपिटल को अभी भी इस फैक्ट के बारे में पता नहीं होगा कि ब्लैक हेवन क्लैन के लॉर्ड की डेथ हो गई है, इसलिए उनकी प्लानिंग अभी भी प्रोग्रेस पर है। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे बुरी सिचुएशन ये है, अगर तुम्हारे पास पावर है तब भी अगर तुम लोग मुक्त हो तो ये भी मेक्सोर से पाप है। ब्लैक हेवन सेक्ट का मास्टर बेक चियोन एक, इसका मतलब होगा कि वो जिंदा है। जाते हुए कहता है कि किसी भी मामले में ये स्पष्ट है कि आइस वॉरियर टावर लॉर्ड ब्लैक हेवन सेक्ट की सहायक कंपनियों में से एक है। मैं तुरंत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं कुछ समय तक ब्लैक हेवन सेक्ट की मूवमेंट पर नजर रखूं? जैसे ही हमारा एमसी जा रहा होता है तभी वहाँ एक बंदा आता है और कहता है कि मर जाओ, और हमारा एमसी पे अटैक करता है। लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और पीछे जाता है और कहता है कि तुमने आखिरकार मुझे ढूंढ ही लिया। और अटैक करते हुए हमारे एमसी उससे कहता है, और मैं भी बस जाने की प्लानिंग बना रहा था, ये इतना अच्छा होना चाहिए कि वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए। और हमारा एमसी उस पर अटैक करता है, जिससे वो बंदा वहीं मर जाता है। और हमारा एमसी कहता है, अगर ये वो एक अनुयायी ऐसी गहरी जगह पर अकेला छोड़ दिया गया था, हो सकता है कि वो ब्लैक हेवन सेक्ट के बारे में कुछ जानता हो। फिर हम देखते हैं कि उस बंदे का सोल निकल के भागने लगता है। तो हमारा एमसी उसके सोल को पकड़ लेता है और कहता है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी अनक्लियर है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से तुमको कैद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हारा लाइफ नरक बना दूंगा। फिर हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारे एमसी के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम ठंडे तापमान के प्रति इतने कमजोर हो, हमें जल्दी करना चाहिए और आराम करना चाहिए, तुम भालू जैसे इंसान हो। तो फिर क्योंकि हमने बहुत सारी जगह देख ली, तो क्या अब हम वापस चले, इससे पहले कि सेन को
को सर्दी लग जाए। तो सेन भी कहता है कि ठीक है, सूरज जल्दी डूब जाएगा। हम देखते हैं कि इयोंग सूरिन के पास आती है और कहती है कि सूरिन, क्या तुम हमारे साथ आ रही हो? तो वो बोलती है कि नहीं, पहले तुम लोग आगे बढ़ो, मैं बाद में आती हूँ। इयोंग बोलती है तुम अकेले क्या करोगे? फिर वहाँ पर सेन भी आता है और कहता है कि इयोंग, मुझे लगता है कि सूरिन को अकेले में कुछ सोचना होगा, चलो हम लोग पहले चलते हैं। तो इयोंग भी कहती है कि ठीक है। तो सेन भी उसको लेकर वहाँ से चला जाता है और सूरिन मन में कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। और सेन भी उसकी तरफ देखता है और अपने मन में कहता है कि इसका जिक्र भी मत करो। और सूरिन जा रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है, हालांकि यह स्पष्ट है कि मैं थोड़ा उदास थी क्योंकि अदर बच्चे मेरे साथ थे, इसलिए मैं इसे आसानी से भुलाने में एबल थी। बस एक ठंडी अलग अभिव्यक्ति और एक अभिमानी नजर। मैंने इसे केवल एक बार देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह उससे कहीं ज्यादा उपयुक्त है जितना मुझे याद है। मैं टीचर को कैसे बताऊं? 8 वर्षों में पहली बार उस महिला से मिली जिसे वो हेवनली आइस वॉरियर क्वीन कहते हैं, जिस मदर को मैं स्पष्ट रूप से याद करती थी। वो परिचित होते हुए भी अनफैमिलियर है। अब वो एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जो पहुंच से बहुत दूर है। मेरे लिए पर्याप्त था कि मैं उस चेहरे को कम से कम एक बार और देख सकूं जो मेरी स्मृति में रह गई थी। चलो इसे भूल जाते हैं, मैं इसे मिटाने जा रही हूँ, मुझे टीचर को बताना है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और कहता है कि वॉरियर क्वीन तुमको ढूंढ रही है। सूरिन अपने मन में कहती है, जिस मोमेंट मैंने बोलने का डिसीजन लिया ये इंसिडेंट हुआ। तो सूरिन उस बंदे से कहती है, और अगर मैं मना कर दूं? तो सामने वाला बंदा बोलता है, मुझे लगता है कि पहले ये जबरदस्ती हो, मुझे तुम्हें घसीटना पड़ेगा। तो सूरिन अपने मन में कहती है, वो पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कम से कम एक मास्टर जो 2 लेवल ऊपर हो। अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं और भाग जाऊं तो शायद मैं किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकूंगी, लेकिन मैं पार्टिकुलरली इसे बच नहीं पाऊंगी। जब हमारी नजरें मिली तब भी मेरी मदर ऐसे गुजर गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो वुमन मुझे बुला रही है। तो बोलती है कि ठीक है मैं चलूंगी। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया था जहाँ आराम से अपने मन में सोच रहा होता है। एक आम कठपुतली आइस वॉरियर लॉर्ड जो उसका मालिक है, वो भी इस सच्चाई का अनुमान नहीं लगा सका कि वो दूसरी दुनिया के ब्लैक हेवन सेट का हिस्सा था। वो सिर्फ एक पर्सन है जो आइस पैलेस के मामले का प्रभारी है। हालांकि उसके पास वो जानकारी नहीं थी जो मैं चाहता था। एटलीस्ट मैं ये जानने में एबल था कि आइस पैलेस कैसे संचालित होता है। आइस पैलेस के लॉर्ड का करंट हेल्थ बिगड़ रहा है और ग्रेट प्रिंसेस करंट में अलग महल के लॉर्ड के पद के लिए लड़ रही है। भले ही आइस का महल शांतिपूर्ण दिखता हो, लेकिन अंदर बहुत सारी सीक्रेट फाइट होती हैं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। एक अनक्लियर समय जिसमें दोनों साइड में से किसी को भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, इसे ही तूफान की आंख में शांति कहते हैं। ये बर्फ महल के घरों के बीच की लड़ाई है। इससे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे स्टूडेंट या उनके फैमिली को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ब्लैक हेवन सेट अलग है, जो वीड्स निकालने के लिए कुछ भी करना होगा। रुको एक मिनट, क्या वो शायद आइस पैलेस की कमांड पावर के साथ खेल रहे हैं? हाँ, ये वो लोग जो अंधेरे में अपनी पावर का बढ़ाने का आनंद लेते हैं ताकि बाहरी दुनिया में रहने वाले बर्फ महल के मेंबर को प्राप्त कर सके। वो शायद आइस पैलेस के लॉर्ड बन जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो ग्रेट प्रिंसेस के पास नहीं जाते जो पहले से एक हथियार के रूप में बंधी थी। लेकिन वो अगर अपोजिट की तरफ होते, आज मुझे जिस प्लेस पर नजर रखने की जरूरत है वो अब और ज्यादा स्पष्ट हो गया है। तभी वहाँ कुछ देखता और कहता है, ये एनर्जी तो सूरिन की है, वो इतनी देर से अकेली क्यों है? और एक ऐसे आदमी के साथ जो मास्टर जैसा दिखता है, वो कहीं जा रहे हैं। फिर हमें सूरिन के मदर का सीन दिखाया था जहाँ उसकी मदर के सामने कोई कहता है, जैसे कि आपने ऑर्डर दिया था, मैंने विदेशियों के संबंध में डॉक्यूमेंट निकाला है। जैसे कि आप जानती होंगे ये वो लोग हैं जिन्हें टावर के अदर लॉर्ड द्वारा वुमेन को कंट्रोल में रखने के लिए आइस के महल में ले जाया गया था। और इस लड़की के बारे में बताया जाता है, ये मेन मेड होती है, सोबी इसका नाम होता है। तो सूरिन की मदर कहती है कि ये बूढ़े लोग जो अपनी चालाकी के मामले में आगे बढ़ने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, बाकी का क्या? तो मेड बोलती है, मैंने सोचा था कि वो सभी सेंट्रल प्लान के धर्मी सेक्ट का हिस्सा थे, लेकिन वो नहीं थे। राइटियस क्लैन के केवल वही लोग हैं जो करंट में सेंट्रल प्लान में टॉप पर है। वो वर्ल्ड में टॉप 5 प्रभावशाली फैमिली में से एक माने जाते हैं। बाकी 5 या 6 लोग भी आए, लेकिन मैंने सुना है कि वो सिर्फ एक टीचर और कुछ स्टूडेंट थे जो सेंट्रल प्लान के गुआंगडोन प्रांत के वॉरियर अकेडमी से आए थे। तो सूरिन की मदर कहती है कि गुआंगडोन प्रोविंस। तो उसकी मेड बोलती है कि हाँ, ये वो जगह नॉर्थन सी के ठीक विपरीत दिशा में है, ये सेंट्रल प्लान के दक्षिण छोर पर है। तो उसकी मदर बोलती है, गुआंगडोन से नॉर्थन सी तक यहाँ तक आने में घोड़े पर सवार होकर कई महीने लग गए होंगे। और अपने मन में कहती है, तुम इतनी दूर से आई हो, तुम एक मेच्योर वुमेन हो गई हो, तुम बहुत सुंदर हो गई हो, बिल्कुल उतनी जितना मैंने सोचा था, नहीं उससे भी ज्यादा। मैं एक ही नजर में जान गई थी तुम ही वो हो। सच में मुझे दिल टूटने का एहसास हुए कितना समय हो गया है। उस गुजरते हुए चेहरे पर नजर पड़ते ही ये सोचकर कि मैं लगभग फोड़ फोड़ कर रोने लगी। तो उसकी मर्द बोलती है, ये ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपके पास ऐसा दिखावा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। ग्रेट प्रिंसेस की एकमात्र संरक्षक और नॉर्थन
किसी की वॉरियर क्वीन होने के नाते आपको अपनी वीकनेस को छुपाना होगा और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह खड़ा होना होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपके दुश्मनों द्वारा धमकी के रूप में किया जा सकता है। तो उसकी मदर बोलती है कि लेकिन मैं अंत तक ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकी, जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं था और मैंने किसी को उसके पास जाने को कहा। मेरी बेटी कैसे जिंदा रही, वो कैसी है, मैं जानना चाहती हूँ और मैं ये सब सुनना चाहती हूँ। तो मेड बोलती है कि हाँ, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। सौद को देखकर ऐसा लगता है कि क्या वो सेंट्रल प्लान की सबसे फेमस एकेडमी है, वो मार्शल आर्ट सिखाते हैं। तो उसकी मदर बोलती है कि टीचर कैसा है। तो मेड बोलती है मैंने सुना है कि वो काफी बूढ़ा हो गया है, मैंने सुना है कि वो अब 40 के करीब है। एनीवे, मैंने ये भी सुना है कि उसका चेहरा बहुत यंग है, जो उसकी उम्र के अनुरूप नहीं है, सुंदर और विश्वसनीय। अब जब मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ तो क्या मैं उसे कम से कम एक बार देखना चाहती हूँ। तो सूरिन की मदर कहती है उस पर्सन का रूप रंग वो चीज नहीं है जिसके बारे में क्यूरियस हूँ। अफसोस की बात है कि हम बस इतना ही जानते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक मिस्टीरियस पर्सन है। उन्होंने कहा कि वो न केवल पढ़ाई में महान है बल्कि मार्शल आर्ट में भी काफी अच्छा है। तो उसकी मदर पूछती है उसका बिहेवियर कैसा है। तो उसकी मेड बोलती है हाँ, ऐसा क्यों, क्या आप किसी तरह का दामाद ढूंढ रहे हैं। उसकी मदर कहती है कि भले ही वो दामाद हो या ना हो, फिर भी वो एक टीचर है मेरी बेटी के लिए। तो उसकी मेड बोलती है कि मुझे माफ करिएगा, मैं ये सब दोबारा नहीं कहूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। इसलिए जब आप आज उससे मिले तो थोड़ा सा खुलासा करने की कोशिश करें और उसे अपने इंटरनल विचार बताएं, फिर से बेकार में जिद्दी बिहेवियर करने के बजाय। तो उसकी मदर कहती है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। तभी गेट नॉक होता है, गेट के बाहर से आवाज आता है, मैं उसे लेकर आ गया। तो उसकी मदर कहती है कि ठीक है, उसे अंदर लेकर आओ। फिर हम देखते हैं कि सूरिन अंदर आती है। सूरिन की मदर सूरिन को देखते हुए अपने मन में कहती है कि तुम अच्छे से बड़ी हो गई हो, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, मुझे माफ करना और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सूरिन अपने मदर से कहती है अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज जल्दी से कह दीजिए, क्योंकि इस समय यहाँ होना मेरे लिए वाकई बेकार है। सूरिन अपने मन में सोच रही होती है क्योंकि मैंने पहले इसे भूलने का डिसीजन कर लिया था और मैं पहले से ही उसके एग्जिस्टेंस के बारे में सोचती हूँ, जैसे कि उसके बिना मैं ठीक हूँ, मुझे इसे ठंडे दिमाग से रोकना होगा। तो सूरिन की मदर सूरिन से कहती है मैंने भी तुमको यहाँ नहीं बुलाया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सहज हूँ। ये बात सुन के उसकी मैड अपने मन में सोच रही होती है आप इतनी कठोर कैसे बोल सकती हैं। तो सूरिन भी मुस्कुरा के स्माइल देकर कहती है तो फिर आप उस प्रकार की पर्सन थी, ऐसे पर्सन जिसके मन में दूसरे पर्सन के लिए जरा भी लिहाज नहीं था। और गुस्साते हुए रोते हुए कहती है आपके जाने के बाद क्या आपको पता है कि ग्रैंडमा की डेथ हो गई। तो ये बात सुन के वो भी एकदम चौंक जाती है और कहती है कि ग्रैंडमा इयोन। उसकी मैड भी कहती है अपने मन में माई लेडी, वो नैनी सेंट्रल प्लान प्रोविंस है, उसने अपने बेटी के बारे में कुछ खबर पाने की कोशिश की जो वहाँ रहती थी, लेकिन दुश्मन और भी चालाक थे। भले ये थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, अगर उसमें कोई दरार भी दिखाई देती तो वो अभी यहाँ खड़ी नहीं हो पाती, इसमें कोई मदद नहीं हो सकती। तो सूरिन कहती है क्या आपने अभी कहा कि इसमें कोई मदद नहीं हो सकती। हाँ ठीक है मुझे यकीन है आप भी ऐसा ही सोचती होंगी। अगर ये एक बहाना है तो आप कुछ भी कर सकती हैं, अपने जैसे किसी पर भरोसा, अपने जैसे लोगों पर विश्वास। उसकी मदर कहती है कि कोई मेरे जैसा, तो मैं तुम्हारे लिए उस तरह का एग्जिस्टेंट थी। मेड ये सब बात सुन के अपने मन में सोच रही होती है ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। माई लेडी, मुझे पता है कि आपका दिल दुख रहा होगा, लेकिन आपको इसे रोकना होगा। आपने इतनी ही उम्मीद की थी, है ना? अभी तो बस, क्या मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी थी? वो इतनी दूर नॉर्थन सी तक आ गई है, क्या ये थका देने वाली बात नहीं थी? मैं तो बस यही बातें पूछना चाहती थी, लेकिन ये वो इतनी आज्ञाकारी होकर यहाँ आई, इसका रीजन यही था, मुझे शब्दों से खंजर की तरह घोंपने के लिए। तो उसकी मदर कहती है कि फिर भी मैं ये सोचकर मूर्ख थी कि मेरी बेटी इतनी दूर यहाँ तक आई, इसलिए आई ताकि मैं उसका चेहरा देख सकूं, मेरे नजर के सामने से दफा हो जाओ। इसके अलावा कभी भी नॉर्थन सी में अपना चेहरा मत दिखाना। तो उसकी मेड कहती है कि माई लेडी। तो ये सोरिन भी अपनी मदर की ये बात सुन के कहती है अगर आपने ये ना कहा होता तो भी मैं गायब हो जाती यहाँ से, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसे किसी पर्सन को दोबारा कभी नहीं देख सकती। और वहाँ से जाने लगती है। तभी रुक के कहती है अच्छा होगा अगर तुम मुझसे नफरत करो और नाराज हो जाओ, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब तुमने मुझे छोड़ा है, इसलिए तुम्हें बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज इसे मत भूलना। ग्रैंडमा ने आखिरी मोमेंट में भी उसे विश्वास था कि तुम वापस आओगे अंत तक। उसने कहा कि तुमसे नाराज मत हो, मैं होप करती हूँ कि तुम अपने अच्छे लाइफ में हमेशा उसे याद करती रहोगी। और वो वहाँ से चली जाती है और उसकी मदर भी खामोश होती है और वो सोच रही होती है इयोन की डेथ हो गई, और वहाँ चेयर पे आके बैठती है एकदम गुस्से में और रोने लगती है और कहती है कि ये सोचना कि इयोन पास्ट आउट हो गई है। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई कहता है कि बर्फ का कीड़ा मर गया क्या? ये दोनों किंग लॉर्ड और वॉर्डर लॉर्ड होते हैं। किंग लॉर्ड कहता है अगर ये बर्फ का कीड़ा है तो क्या ये आप
के ऑफिस में छिपा हुआ नहीं है। तो वॉरियर लॉर्ड कहता है कि ये सही है, ये ऐसी बात है जिसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो किंग लॉर्ड कहता है ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। तो वॉरियर लॉर्ड कहता है टावर लॉर्ड का ऑफिस यहाँ तक कि इंटरनल प्लेस में भी इमारत के सबसे गहरे प्लेस पर स्थित है। ऐसे ही एक जगह पर किसी ने चुपके से इंटर किया और आइस बग की जान ले ली, जो एक जैनित मास्टर था। इसका मतलब ये है कि वो जब चाहे हमारी जान ले सकता है। किंग लॉर्ड गुस्साते हुए कहता है आइस का पैलेस कब से इतना खतरनाक और डरावना प्लेस बन गया है। ये सब इसलिए है क्योंकि हम अगले पैलेस लॉर्ड को जल्दी से नहीं चुन सकते। तो वॉरियर लॉर्ड कहता है क्या ये वो चीज नहीं है जिसके लिए हम सभी तैयारी कर रहे थे। इस बार हम तब तक नहीं रुक सकते जब तक हम सच में ना मर जाएं।